अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज बहुत अरसे बाद सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासी तौर पर एक्टिव नज़र आए हैं और उन्होंने जो 9 मुंतखब ये ज़िमनी इंतखाबात में जीत के अरकान असम्बली आए हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है, उनसे बातचीत भी हुई है। ख़िताब के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो काम के लिहाज से उनसे भी आगे निकल गए हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि महंगाई की शरह में कमी आई है, ये भी क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है। इसके अलावा सवाल ये उठता है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा अब सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं या फिर बस ज़िमनी इंतखाब हुआ, उन्होंने बताया कि चलें नून लीग के टिकट पे आप जीत के आए हैं तो हौसला अफजाई ही की गई है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने भी ख़िताब किया यहाँ पर और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद किया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन लड़ भी रहे थे और ये भी कह रहे थे कि हमने बॉयकॉट किया हुआ है, कि अगर जीत जाते तो ये कहते कि देखें हम जीत गए हैं, अब हार गए हैं तो हमने तो बॉयकॉट कर रखा था। PTI के हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मामला आपने ही गिरफ्तारियों का शुरू किया था और आपका जो काम है वो रोना ही है। खैर, उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से बताया कि जब हमारी कारकर्दगी अच्छी है तो फिर हमें अवाम ने वोट भी दिया है। दूसरी जाने बात की जाए, अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि हमें कहा जाता है कि बात करें, लेकिन हम किस हुकूमत से बात करें कि जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पूछ कर बताएंगे। सियासी मामलात पर भी बात करेंगे, कुछ दीगर इश्यूज़ हैं, कब्ज़ा माफिया के इश्यूज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे। रान साहब, नवाज शरीफ आज सियासी तौर पर एक्टिव नज़र आए हैं, ये आपको लग रहा है कि बाकायदा जिस चीज़ का सब इंतज़ार कर रहे थे कि चले नून लीग को जो भी वोट पड़ता है वो मियां नवाज शरीफ के नाम पर पड़ता है और नून लीग के लीडर तो वही हैं, बाकायदा तौर पर एक्टिव होने जा रहे हैं सियासत में या नहीं बस ठीक है हौसला अफजाई की जो लोग जीत के आए उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, चाहने वालों को मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ा करें कि यह दिल को सुकून देता है, ये हमारे लिए राह निजात भी है। आज बात की है आपने कि मियां नवाज शरीफ साहब आज सियासी तौर पर बालिग हो गए हैं। मैं तो एक्टिव की बात कर नहीं, मैं आगे कर रहा हूं ना। अच्छा, 8 फरवरी को उन्हें नाबालिग समझकर वजीर आजम नहीं बनाया गया। अच्छा, 8 फरवरी से एक दिन पहले अखबार में वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहार लगे, पहले सफे पर फ्रंट पेज, पहले पेज ये हम इलेक्शन से एक दिन पहले। राना साहब, ये हम साफी समझते हैं कि पहले पेज की अहमियत क्या है और इलेक्शन से एक दिन पहले ना आप इश्तिहार दे सकते हैं, ना आप टीवी पर कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन बुला के तो उसके बाद जो रिजल्ट आया तो नाबालिग समझकर उन्हें वजीर आजम ना बनाया गया। सियासी नाबालिग क्या, मेरा अपना फैसला था, उनका अपना फैसला था और उन्हें कहा गया कि जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, जब तक फैसले हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे, जब तक मुख्ताजी खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक मैं नहीं बनूंगा, कोalition गवर्नमेंट में नहीं बनूंगा। अब उनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई, नहीं सादा अक्सरियत, चले सादा अक्सरियत आ गई। उस वक्त सादा अक्सरियत कहा था, सादा अक्सरियत आ गई है। अब इस सादा अक्सरियत के बाद इंतजार किस बात का? मुझे तो लगता है कि मियाँ साहब जिस तरह एक्टिव हुए हैं, इससे पहले भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, मियाँ साहब इस तरह नहीं मिले। इससे पहले भी माले गनीमत में मिलने वाली महसूस नशिस्तों पर मियाँ साहब ऐसे नहीं मिले। तरमीम वाले दिन असेंबली में उन्होंने खिताब ही नहीं किया। ठीक है, अब मियाँ साहब का इस तरह मिलना, मियाँ साहब का एक्टिव होना और फिर कहना कि ये सारा महंगाई भी हमने ख़त्म कर दी, फिर मुल्क के अंदर खुशहाली का सैलाब भी आ गया, खुशहाली ही खुशहाली हो गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सैलाब तो आया, एक्टिव हुए नहीं, सैलाब तो आया लेकिन वो महंगाई का है, वो डिंगी का है, वो सैलाब जो है वो आवाम को कुचलने का है। वो सैलाब इतना महंगाई का सैलाब है कि आज 50,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए वाले शख्स को कहिए कि वो ये दिखा दे, वो ये बता दे कि उसका महीना गुजारा कैसे होता है। कोई खुशी गमी आ जाए ना तो वो इसको मैनेज नहीं कर सकता। खुशी का मुझे तो आप पे हैरत होती है, खुशी तो आती नहीं, आती गमी है। नहीं, शादियां पे तो शादी
अल्लाह अकबर। फैमिली की बात कर रहा हूं, फैमिली के होती है। अंदर वो शादी में पुराने कपड़े पहन लें, जूतों को पॉलिश कर लें, पुराने कपड़ों को इस्त्री करके कुछ चमक शमक लगा लें, नए लेने जाएंगे तो महीना नहीं गुजरेगा। रान साहब, जिस कल्चर में आप और मैं रहते हैं, सलामी देनी पड़ती है, न्योंदरा डालना पड़ता है, लोगों को लग समझ जाती है जब किसी की शादी आती है। उसका हल है ना, 5 दिन भूखा रह ले, एक टाइम रोटी खा ले, एक टाइम ना खाए, क्या करें? हमने रहना नहीं? हमने पाकिस्तान को टैक्स नहीं देना? हमने इस मुल्क के अंदर अपनी मुहिब्बे वतनी साबित नहीं करनी? क्योंकि वो हमने ही करनी है, वो टैक्स हमने ही देना है, चाहे वो किसी किस्म का टैक्स हो, चाहे वो कोई चीज भी हो, वो हमारे जुमे है, वो बड़े आदमी के जुमे नहीं है, वो बड़े लैंडलॉर्ड के जुमे नहीं है। हमारी तनख्वाह से भी कटता है, हमारे यूटिलिटी बिल से भी कटता है, हम बाजार में दवाई लेने जाएं, अदवायात लेने जाएं, उससे भी कटता है, हम दूध की दुकान पे जाएं, उससे भी कटता है, हम सब्जी वाले के पास जाएं, उससे भी कटता है, हम पेट्रोल डलवाएं, उससे भी कटता है, बच्चों की फीस दें तो उससे भी कटता है जी। बेगम का सूट लेने जाएं, अगर कभी सालगिरह पे दिल ही कर पड़े कि बेगम को खुश कर लें, और बेगम भी कहे कि वाकई आज मुझे खुश करना है, क्योंकि आप और साकिब तो खुश करते होंगे, मुझसे तो खुश करने के लिए महंगा काम करना पड़ेगा, कहाँ से लाऊं वो, तो उस पर भी टैक्स करता है। ठीक है, तो इसलिए भाई बड़ी सीधी सी बात है। साहब हसास मौजू है, मैं इस पे तो नहीं जाता, बेगमात का मौजू भी बड़ा हसास होता है। ये उन्होंने जो महंगाई की शरह की बात की है, फिर मैं साकिब साहब की तरफ जाता हूँ कि वो मेरा ख्याल है नंबर्स की बात है, जिसमें हम हमेशा फंसे रहते हैं। जिस भी वजीर खजाना को देखे वो बड़े बेहतरीन नंबर देते हैं, मतलब वो मेरे ख्याल नंबर्स जो अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी, चली गई थी, 13.4 था इन्फ्लेशन रेट, आज 6.2 है। नंबर्स के हिसाब से तो वो ठीक कह रहे हैं, नंबर के हिसाब से तो असद उमर भी ठीक कहते थे, नंबर के हिसाब से तो मौजूदा वजीर खजाना भी ठीक कहते हैं, इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे, वो भी ठीक कहते थे। जी जी, अगर किसी हुकूमती शख्स के पास इसका जवाब हो तो मुझे ज़रूर लेके दीजिएगा। खुशहाली आती है मुल्क के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट आने से जी, खुशहाली आती है मुल्क के अंदर कारखाने सनतें लगने से जी, खुशहाली आती है कि पाकिस्तान के अंदर लगी हुई सनतों का माल बाहर जाए, खुशहाली आती है कि इस मुल्क का एक एक मजदूर जो है वो किसी ना किसी जॉब पे लगा हो, खुशहाली आती है, आपको खुशहाली उस दिन नजर आएगी जब तामीरात का काम यानी मकान बनने का काम, उनकी खरीदो फरोख्त जो है वो आपको तेजी उसमें नजर आएगी। बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है, 7.1% होगी। आपने ये बात की तो मैंने कहा कि साथ ये भी कोट कर दें। चले शुक्र, जो नंबर्स होते हैं उनको आपने कोट कर दीजिए। वैसे तो चले ये सारी चीजें जो हैं, मुझे बता दें, मुझे जो लोग कहते हैं कितनी लगी, भाई इस मुल्क में अगर क्रेडिट देना तो एक शख्सियत को दें जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है तो वो फील्ड मार्शल है। हाँ जी, इसके अलावा अगर कहिए ना इन्हों दे पल्ले कुछ है ते पल्ले नहीं तेला ते करदी मेला मेला की है पल्ले इन्हों दे। ठीक हो गया रान साहब। साकिब साहब, आप ये एक तो इस पे भी कमेंट कर दें, ये जो नवाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं, आपको लगता है कि ये इसको अभी ये नहीं कहा जा सकता, कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि वो बाकायदा सियासी तौर पर एक्टिव हो गए? दूसरा, 26 नवंबर साल मुकम्मल हो गया, पिछले 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी थी, आज कहाँ पर खड़ी है? एक तो नवाज शरीफ साहब जो एक्टिव हुए हैं उसके पीछे मुझे जो बज़ाहिर एक वजह लग रही है वो यही है कि उनके पास माइनस पीपल्स पार्टी अब सादा अक्सरियत जो है वो आ चुकी है मुस्लिम लीग नून के पास, बाकी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिलाकर जी, तो जी दीगर जो इत्तेहादी है उनको मिलाकर जो है वो सादा अक्सरियत आ चुकी है। तो ये एक वो समझते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है। पहले वो डिपेंडेंट थे, मतलब बतौर प्राइम मिनिस्टर बरकरार रहने पर भी पीपल्स पार्टी के डिपेंडेंट थे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट आया है, इससे ऐसे लगता है कि नवाज शरीफ साहब बड़े खुश हुए हैं, लेकिन उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको जो नशिस्तें मिली हैं वो 3 हिस्सों में मिली हैं। पहला हिस्सा वो जो 8 फरवरी इलेक्शंस हुए और उसके बाद बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात लगे, और उसके बाद वो नशिस्तें जो पीटीआई क्लेम कर रही थी बहुत ज़्यादा नशिस्तें वो मुस्लिम लीग नून को मिली, क्योंकि पंजाब, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद इन जगहों पे ज़्यादा इशूज़ थे। पहले स्टेप में तो वहाँ उनकी जो नशिस्तें जो है बढ़ गई। फिर दूसरे स्टेप में उनकी नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें उनको मिल गई सूबों में भी और मरकज़ में भी उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो माले गनीमत में मिल गई। अब तीसरा जो स्टेप है ये भी एक मामूली स्टेप नहीं है, ये बाकायदा जो मुस्लिम लीग नून है उनका ये बयानिया रहा है कि अदालतें
कैसे पार्लियामेंटेरियंस को या मुंतखब नुमाइंदों को घर भेज दे सकती हैं या भेज दें। जिस तरह मुझे याद है तलाल चौधरी, इसी तरह जो और इनके जो कराची से एक थे वो भी नाहल हुए थे तौहीन अदालत में। किसी नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था पिंडी से लाहौर तक, यही ऐलान होता है। वेलकम बैक जी। अलीमा खान साहिबा ने ये बात कही है कि हमें ये कहा जाता है कि हुकूमत से बात करें और इस हुकूमत से ही बात करनी होगी, लेकिन हम किस तरह बात करें कि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पूछ कर बताएंगे। तो ऐसे हालात में उनसे बात कैसे हो सकती है? इसके अलावा आज हमें मियां नवाज शरीफ साहब भी कुछ एक्टिव नज़र आए हैं, इस पर भी बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है और जो मुलाकातें फवाद चौधरी साहब एंड कंपनी जो हैं वो कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा होगा या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचती है उस बयानिए में कोई नरमी आ सकती है मौजूदा क़यादत को देखते हुए कि जिनकी मुलाकातें अब तो नहीं हो रही हैं 5 नवंबर से, लेकिन जिनकी मुलाकातें अब इमरान खान साहब से होती हैं और जो ये तय करते हैं कि कौन जाएगा, जिनकी जानिब से लिस्ट सामने आती है। हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि मसालहत ही रास्ता है, बहुत अरसे से आप भी बात कर रहे हैं, अब हम फवाद चौधरी साहब को भी इस हवाले से सुनते हैं। आप अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि कैसे इस हुकूमत से बात करें, मसालियत की बात ही कैसे हो कि जो इख्तियार ही कोई नहीं रखते हैं, जो हमें आगे से जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। तो कोई मसालियत का रास्ता है? ये फवाद चौधरी साहब लोग जो मुलाकातें कर रहे हैं, आप भाई को साइड पे छोड़ के पर्सनली समझते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा, पीटीआई की मौजूदा क़यादत मानेगी? देखिए, पीटीआई की मौजूदा क़यादत का तो मसला नहीं है, मसला तो इमरान खान साहब का, तो डेफिनेटली बात उन्हीं से करनी पड़ेगी। देखिए, अलीमा बीबी क्योंकि सियासत को नहीं समझती हैं, एक बात देखिए जो सबको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि सियासी कुव्वतें जो हैं वो पीटीआई समेत सबकी स्पेस स्क्वीज़ हो गई है और यहाँ पे सियासतदानों का कोई भी जो ये मौजूदा हुक्मरान हैं ये भी तो समान हो रहे हैं ना जी। और दूसरी साइड, एक साइड पे इमरान खान साहब है, दूसरी साइड पे वो क्यों फिर जब आप स्पेस नहीं देंगे तो फिर दूसरी साइड पे वो भी जाएंगे। हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारे मुखालिफिन जो हैं वो उनको स्पेस दी जाए और उनको जो है ये बताया भी जाता है और हम कि जी आपके ज़ाती जो आपके काम हैं जायज़, उनको कोई नहीं रोकेगा और आप परेशान ना हो, ये ना हो कि इलेक्शन आप हार गए हैं तो आप समझे कि आप पे ज़िंदगी तंग हो जाएगी। सियासत में स्पेसेस देनी पड़ती हैं। अब आप क्यों एक हुक्मरान जमात अगर जैसे भी है वो हुक्मरान फॉर्म 47 की सही, अगर वही कहते हैं कि हम पूछ के बताएंगे, तो ये बात तो फिर पीटीआई पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत होने के नाते कि सियासतदानों को और सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कराएं। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। देखिए, इस सारी सूरत हाल को आपको जूम आउट करके देखना पड़ेगा। सिर्फ पीटीआई इमरान खान साहब की जो है ना सिलसिला, उसको आप अगर सामने रखेंगे और अवामी मसाइल और दूसरे लोगों को स्पेस नहीं देंगे, टेक ऑल करने की पोजीशन में पाकिस्तान में आज कोई भी नहीं है। तो ये बात ज़ाहिर है कड़वी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। हम तो खुद विक्टिम्स में से शामिल हैं, मेरा भाई जेल में रहा है, हम खुद भुगत रहे हैं इस वक्त भी और केसेस भी और काफ़ी ज़्यादा भी भुगते हैं। तो ये सारी बातें, लेकिन इन चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए फिर आपको आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ मुँह कर ही रखेंगे तो आगे तो नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए हमेशा ये हम कहते हैं कि आपको जेल में जाना मुकद्दर होता है, वहाँ से निकलना जो होता है वो आपको अक्लमंदी से बाहर आना होता है। तो ये जो इस वक्त अलीमा बीबी जो समझ रहे हैं कि लाखों लोग निकल आएंगे और वो ये नहीं होने वाला। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आज इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर डाला, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी नेगेटिव खबरें थी। कुछ कल अलीमा खान साहब ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही वो अडियाला में है या नहीं है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या बानी तहरीक इंसाफ अडियाला में हैं या
वो किसी और जगह हैं? अडेला में ही है और उनको ना मिलने की वजूहत कुछ और है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से या उससे नेक्स्ट वीक में मुलाकातें रिज्यूम हो जाएंगी। पीटीआई जो है वो 24 नवंबर 2024 और अब जो है वो 26 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2025 आप पीटीआई के अंदर बहुत एक्टिव रहे हैं, अब भी पीटीआई का हिस्सा हैं, बड़ा करीब से चीज़ों को देखा है आपने। 26 नवंबर 2024 को पीटीआई उससे पहले ज़्यादा मजबूत थी या इमरान खान की रिहाई के लिए जो मुहिम चल रही थी वो ज़्यादा मजबूत थी, या आप समझते हैं कि नहीं आज जो है वो सिचुएशन मुख्तलिफ है? नहीं साकिब, जो पिछले साल नवंबर में सूरत हाल थी अब नहीं है। देखिए उस वक्त अगर वो जितने लोग बुशा बीबी लेके आई थी, अगर उनका पॉलिटिकली बेहतर उनको अरेंजमेंट कर लिया जाता या उनको एक बेहतर हिकमत अमली अपना ली जाती तो अभी तक सूरत हाल और होती। अब तो इशू ये है कि अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप भी देखते हैं कि ना तो लीगल टीम कुछ चीज़ करने जोगी है, ना पॉलिटिकल टीम कुछ करने जोगी होती है। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना कि ना मिलने देना या वो जो सिलसिला है उसको, वो तो अपनी जगह पे है लेकिन उसका हल जो है वो किसी के पास नहीं। अच्छा जी, आपके पास 27वीं आईनी तरमीम सबसे पहले थी, आपने 27वीं आईनी तरमीम का सबसे पहले पीर का आपने बता दिया था। जो आपने बताया उसी तरह होता रहा। मुझे लगता है कि आपके पास को इल्म तरमीम है तो अब आप अपने इल्म तरमीम के हवाले से बताएं कि 28वीं आईनी तरमीम कब आ रही है और आपके इल्म तरमीम में नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक कब हो रही है? देखिए सर, बात ये है कि आप इसमें इल्म नजूम होने की बात नहीं है हम, क्योंकि सियासी नहीं, मैं इल्म नजूम नहीं कहा, इल्म तरमीम का है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके लिए कोई ये ज़रूरी बात, क्योंकि हम सियासी और कानूनी घर में पैदा हुए हैं। हमारा तो सर ओढ़ना बिछोड़ना या सियासत है या वकालत है। तो ये जो 18वीं या 28वीं तरमीम आएगी या 29वीं आएगी या 30वीं आएगी, इसमें पीपल्स पार्टी कहीं पे भी नहीं जाएगी। उसकी बड़ी सिंपल वजह है, और सब जो सियासी हकायक होते हैं वो हकायक होते हैं, वो ये हैं कि मकबूलियत तो इन पार्टियों के पास कोई नहीं है ना जी। अवामी सतह पे पजीराई तो है कोई नहीं, वो तो सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात को है। और अगर ये कबूलियत से भी चले गए तो फिर ये हुकूमत का ये तो फिर रह नहीं सकेंगे, और ये हुकूमत के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। लाइफ टाइम इस्तेसना जो है वो डलवाया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी और नून लीग इसी हक महर के ऊपर इसी जोर ज़बरदस्ती की शादी को निभाएगी जब तक करवाने वाले जो हैं वो कमज़ोर नहीं होते। अगर वो मतलब उसमें, और वो इस वक्त कमज़ोर नहीं है, वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप जो हैं अंदाज़ा लगा लें कि पीपल्स पार्टी और नून के तो किस्मत पूरी निकली हुई है। वो क्यों चाहेंगे कि ज़रदारी साहब क्यों चाहेंगे कि सिंध की गवर्नमेंट उनके हाथ से चली जाए, या वो कश्मीर की या GB की, बलूचिस्तान की। देखा ना, उन्होंने तो अपनी पॉलिटिकल प्राइस ठीक ठाक वसूल की हुई है, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये सारा मामला जो है वो उनके हाथ से निकले। साकिब साहब, तो साहब ये बताइएगा कि जो पिछले साल, फिर मैं 24 नवंबर पे आऊँगा, ये खबरें आई थी कि रात 11 बजे दरवाज़ा खुला, वहाँ पे बात भी हुई और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान उन्होंने भी तस्दीक की और भी बहुत सारे लोग तस्दीक करते रहे। उस वक्त जो PTI की जो प्लानिंग थी, उनको कहा गया था कि आप संजानी बैठ जाएं, धरना देना या जो भी जलसा करना है करें, और उसके बाद मामलात जो है वो ठीक हो जाएंगे या इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो PTI के पास कोई प्लान ही नहीं था, कोई फ़ैसला करने वाली जो वो लीडरशिप ही नहीं थी कि कोई फ़ैसला करता कि यार ये करना है और आपने ये नहीं करना। और इसी के साथ एक और चीज़ कि 26 नवंबर पे जो कुछ हुआ, इस पे PTI का एक दावा है, वो दावा लेकर सेशन कोर्ट गए और आज तक बैरिस्टर गौहर ने उस पर जो है वो स्टेटमेंट ही नहीं जमा कराई, वो स्टेटमेंट ही नहीं दी जो कंप्लेंट फाइल की थी उन्होंने। देखिए साकिब, 26 को पिछले साल मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। आपको याद होगा मोटरसाइकिल पे हम लोग गए थे, मैं और मुबशिर गया था मेरे साथ। तो हमारी मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से बहुत सारी बातें हुई। ये बातें भी उन्होंने हमें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर वो 26 के रात को जब हम तकरीबन इसी वक्त आधा घंटा पहले
मैं इमरान खान साहब का मैसेज मैं लेके गया, ट्रॉलर के ऊपर मैं जाना चाह रहा था, बिकॉज मैं जहाँ पे रहता हूँ ब्लू एरिया के बिल्कुल पास है, तो वहाँ से फायरिंग की और शूट की आवाज़ें बिल्कुल हमने सुनी भी। जो प्रॉब्लम ये हुआ, एक तो आपकी बिल्कुल बात ऑब्जर्वेशन ठीक है कि हिकमत अमली जो है वो उस तरह से नहीं आ सकी। बुशरा बीबी की अपनी एक सोच थी, दूसरों की एक अपनी सोच थी, और प्लानिंग पहले से ABC का जो है प्लान जैसे होता है वो नहीं होता। मतलब आप हाइंड साइड में यानी बाद में आप देखें तो अगर संजानी में भी बैठ जाते या कि आगे आके 3-4 दिन आप मुल्क को उस वक्त जिस तरह की सूरत हाल थी आप स्क्वीज किए रखते, तो शायद इमरान खान साहब की जो रहाई है उसके काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। अब तो उस किस्म की एक्टिविटी की वो नहीं इजाज़त देंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि KP से इवन पेशावर से भी वो निकलने दें। ये बात बड़ी अभी ऑब्वियस है, क्योंकि पिछले साल का जो वाक़या है, ज़ाहिर है इदारे भी सबक सीखते हैं सारे इनसे। ठीक है फैसल साहब, आप समझते हैं कि अब वो एक्टिविटी शायद नहीं हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम इन किया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबको एक सवाल के जवाब की तलाश है, सब मुतलाशी हैं उस जवाब के, और वो जवाब चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या हकीकी तौर पर एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कड़ियां मिल रही हैं। जिस तरह पहले हम बात भी कर रहे थे कि सादा अक्सरियत का मामला भी है, चलें ज़िमनी इंतखाब में आपको फ़ायदा हुआ है, बाकी कुछ मामलात भी हैं, कुछ समझ रहे हैं कि PTI के लिए कोई गुंजाइश नहीं निकल रही है, हम शायद मज़ीद स्ट्रॉन्ग कम अज़ कम हुकूमती लेवल पर तो हो रहे हैं। तो क्या मियाँ साहब बाकायदा एक्टिव हो रहे हैं या नहीं, बस मियाँ साहब इतने ही एक्टिव रहेंगे कि वो पसे पर्दा रहेंगे? जानने की कोशिश करेंगे। और दीगर जो मामलात हैं, अपोजिशन क्या करने जा रही है, अपोजिशन इत्तेहाद क्या करने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुबैर साहब, जो नून लीग या खुसूसी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ एंड फैमिली जो एक्टिविटी करती है, आप उस तरीक़ाकार को भी बेहतर से समझते भी हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब का नौ मुंतखब जो अरकान असम्बली हैं, इनसे खिताब करना, सियासी तौर पर एक्टिव होना, क्योंकि हमने उनको माजी में एक्टिव होते नहीं देखा। 27वीं तरमीम वाले दिन भी उन्होंने असम्बली में जो है वो गुफ्तगू नहीं की, खिताब नहीं किया। ये बस आपको लगता है कि इसी हद तक ही था, या अब कुछ आपको लग रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो एक्टिव होने जा रहे हैं, बाकायदा कुछ तब्दीलियाँ आगे आ सकती हैं, सादा अक्सरियत भी है? मेरा ख्याल है ये इसी हद तक ही रहेगा। एक तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, ये इसका इंतजार था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो प्रेसिडेंट हैं रूलिंग जमात के, और तो उनकी खामोशी जो है माने खेज होती है। लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं करनी तो फिर प्रेसिडेंट क्यों बन के बैठे हुए हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, बशमूल मेरे, कि क्या मियां नवाज शरीफ इस सिस्टम को 100% ओन भी करते हैं या नहीं करते, क्या वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड भी हैं या नहीं है, या उनको जो परेशानी, जो वो उनका जो पुराना जो थॉट प्रोसेस था, सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो का बयानिया, क्या वो उसको लेके परेशान है कि ये तो बिल्कुल क्लियर है सबको, मुझे भी, आपको भी और पूरे पाकिस्तान को भी, कि वो तो बिल्कुल दफन कर दिया है वोट को इज्जत दो का बयानिया, सिविलियन सुप्रीमेसी का बयानिया। तो अगर क्या ये ऑन करते हैं सिस्टम को, क्या मजबूरी है? मजबूरी भी सबको अंदाजा था, अपना भाई वजीर आजम है, बेटी सबसे ज्यादा उनको जाहिर है फ्यूचर पे उनकी जो ख्वाहिश रही है हमेशा से कि ये मरियम नवाज का सियासी कैरियर वहां तक पहुंचे जहां वो खुद गए थे, वजीर आजम तक। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये उसको एक ओनरशिप बताने गए थे। ये लोगों की परेशानी, और विद इन मुस्लिम लीग में भी बहुत से ऐसे धड़े हैं जो इस चीज को समझ रहे थे कि वो शायद खुश नहीं है। अगर खुश होते तो वो आके खुल के क्यों नहीं बात करते। तो ये बेसिकली उनका ये था कि उनको आके ये बताना था, और उन्होंने ये मौका ढूंढा। जाहिर सी बात है, बाई इलेक्शन भी हो गए, 27वीं तरमीम भी पास हो गई, सब कुछ हुकूमत के कंट्रोल में अब है, जुडिशरी भी, इलेक्शन कमीशन भी, पार्लियामेंट भी, कहीं से कोई कमी नहीं है, कहीं से कोई डर खौफ नहीं है, कहीं से कोई थ्रेट नहीं है। PTI को भी पूरी अच्छे तरीके से
दबा दिया है, और उस हद तक के जो जाहिर है उनके लेवल पर शायद सोचो कि खत्म हो गई है पीटीआई। तो वो ये सारा मैं समझता हूँ ये रीजन था। अच्छा बैठ साहब, कल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब किया गया है और 10 दिन तक चलेगा। आपको नज़र आता है कि इस इजलास के अंदर कोई 28वीं आईनी तरमीम अचानक से पेश हो जाए? जी बिल्कुल, देखे ना, वो जब 27वीं तरमीम का जिक्र सबसे पहले किया था बिलावल भुट्टो ने, वो जो अपने ट्वीट में, अच्छा मैं उससे पहले एक, अगर आप मौका देंगे तो मियां नवाज शरीफ की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक मैं जरूर जी कमेंट जी करना चाहूंगा कि उनके जो भी साथी थे, एडवाइजर थे, उन्होंने उनके साथ बड़ी ज्यादती की थी कि वो जो नंबर्स वंबर्स लेके बैठे थे। क्योंकि तरीका ये होता है कि जब आप बात करते कि इमरान खान के जमाने के हालात पर वो ज्यादा फोकस कर रहे थे कि बड़ा खराब हो गया मईशत या सब कुछ, तो तरीकेकार ये होता है कि देखिए कि पिछले पौने 4 साल में जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो हमने कितनी तरक्की की है, और उसकी मुख्तलिफ, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो बेरोजगारी है, और दूसरे इंडिकेटर्स है, उसका जिक्र करते हैं और फिर कहते हैं देखिए हमारे जमाने में कितना अच्छा था, फिर हम छोड़ के भाग गए, फिर इमरान ने खराब कर दिया, फिर हमने आके फिर ठीक कर दिया। पौने 4 साल हो चुके हैं इमरान खान को गए हुए, तो जाहिर सी बात है तो उनको जो उनके पास जो नंबर्स वंबर्स थे वो यानी बड़ी ज्यादती की मेरे ख्याल है उनके एडवाइजर्स ने। मिसाल के तौर पर उन्होंने महंगाई का जिक्र किया कि जी हम छोड़ के गए थे, वो 2017-2018 की बात को कंपेयर करके 4% को ये कहा कि 39% तक इमरान खान ने कर दी थी। इमरान खान ने 39% नहीं कही थी। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो 12% थी महंगाई, उसको बतदरीज इजाफा होता चला गया। उसके तकरीबन 1.25 साल के बाद वो 39% नहीं 38% टैकल था। तो उनको वो इमरान खान के पीरियड में खाते में डाल रहे थे, तो जाहिर सी बात आप करीब कहते हैं ना कि ही वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड। फिर वो एक्सचेंज रेट का मुवाजना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2000 में मैं जब सऊदी अरेबिया गया था, उस बात को क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी हो चुकी है, तो क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी का आप मुवाजना कैसे कर सकते हैं कि जी इमरान खान के दौर में इतना रियाल या धर्म बढ़ गया था, जो कि वो भी गलत था। इमरान खान जब गया था तो डॉलर जो था वो 182 था, आज 280 282 है, तो जी। वो भी, और फिर बीच में तो आपको पता है उससे भी चला गया था। सॉरी, मैं आपका सवाल ये कमेंट करना भी जरूरी वैसे था। वैसे आप सर ठीक कह रहे हैं। वो जो मियां साहब जो 4% की भी बात करते हैं, वो 2016 से आगे नहीं बढ़ते, वो अपने वजीर आजम के दौर को कंपैरिजन करते हैं, वो शायद खाकान अब्बासी साहब का दौर भी उसमें शामिल नहीं करते। जी, और मैं एक और बात बता दूं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे थे हमने तो आईएमएफ को खैर बात कह दी था। देखिए आईएमएफ का जो वो प्रोग्राम था 2016 में खत्म हो गया था, 2013 से 2016 में। 2018 में जब हुकूमत गई है पीएमएलएन की, तो 19 बिलियन डॉलर था आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। और करंट अकाउंट डेफिसिट ही का जो लेवल होता है, उसकी वजह से हर हुकूमत की मजबूरी होती है कि वो आईएमएफ के पास जाए। तो 2018 में आपने 19 बिलियन डॉलर छोड़े थे, तो आप दोबारा भी हुकूमत पे पीएमएल आती तो फिर भी आईएमएफ के पास। सर 28वीं तरमीम वाला मामला 2016 में फंसे हुए, तो 2016 में हमने खत्म सर कर दिया। 28वीं तरमीम पे बताएं सर, क्या होने जा रहा है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा? जी जी जी, जो बिलावल ने जिन चीजों का जिक्र किया था उसमें से 2-3 चीजें रह गई थी 27वीं अमेंडमेंट में। एक एनएफसी अवार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 18वीं अमेंडमेंट के हवाले से कुछ चीजें थी, एजुकेशन और आई थिंक पॉपुलेशन, जिसको वो कह रहे थे कि वफाक पे वापस लेके आने की बात हो रही थी। तो वो उसमें ज्यादा एनएफसी अवार्ड है। एनएफसी अवार्ड हमेशा से पिछले काफी सालों से एक थिंकिंग रही है हमारे जो ब्रूडर्स हैं उनकी, कि वो बड़ी ज्यादती हो गई थी 7th एनएफसी अवार्ड में, कि इतना पैसा जो है सूबों को दिया जाता है कि वफाक के पास बचता ही नहीं है। वफाक को फिर जाहिर है वो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी या डिफेंस पर भी पूरे अखराजात करने पड़ते हैं, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से आपके डेफिसिट होता है, उसकी वजह से सारा कुछ होता है। तो वो जो है उसको वापस बैलेंस करने की बात, यानी कि सूबों को कम पैसा देने की बात है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये जो एनएफसी अवार्ड के वाले से 28वीं अमेंडमेंट का है, इतना आसान पैसेज नहीं होगा, इस जाएगी। जाहिर सी बात है करीम नवाज को ले लें या केपी के चीफ मिनिस्टर को ले लें या सिंध के चीफ मिनिस्टर को ले लें,
हर एक चाहता है कि जी हमें वफाक से पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले, और वो ये इसलिए नहीं वो कहते कि हमें ज्यादा मिले, वो कहते हैं कि हमारी वजह से ही तो वफाक के पास किया है। और वफाक हर 1 रुपए में से अगर 58 पैसे सूबों को तकसीम करता है, तो फिर उसी की वजह से तो वो अपनी गाड़ी चलाते हैं। तालीम का निज़ाम, साफ पीने का निज़ाम, रोड मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस 10 दिन में तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी इतनी आसानी से इसको एक्सेप्ट करेगी। बहुत शुक्रिया पैर साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पंजाब हुकूमत कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है। मरीम नवाज़ साहिबा की बड़ी क्लियर हिदायत हैं और हम अक्सर सुनते हैं कि वहाँ पर पुलिस गई, टीमें वहाँ पर गई, ज़िला इंतज़ामिया गई और उन्होंने इतनी ज़मीन वागुज़ार करा ली, फ़लाँ जगह पर भी कब्ज़ा था। और ये जो ड्राइव चल रही है इसके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि लोग एहतजाज भी कर रहे होते हैं। जब जाते हैं तो आगे से रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम शेखुपुरा की बात करें तो ज़िला भर में एक ही दिन में 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की अराजी जो है कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराई गई है। मुख्तलिफ इलाके हैं, फ़ारूकाबाद की बात की जाए, शरकपुर की, मुरीदके की। एक सरकारी स्कूल के हवाले से भी यह है कि मुरीदके में सरकारी स्कूल से भी कब्ज़ा ख़त्म करवाया गया है। तो ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये कब्ज़ा किन की जानिब से किया गया था और ज़मीन या स्कूल या कोई भी जगह, कब्रिस्तान इवन उसकी ज़मीन है तो उसको वागुजार करा के जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है, ये हमने जानना है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मारत हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद इमरान मारत साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस हवाले से हमें बताएं कि वज़ीर आला साहिबा की ये डायरेक्शन है और एक ही दिन में 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की अराजी जो है वो आपने कब्जा माफिया से वागुजार कराई है। ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे आप लोग वहां पर जाते हैं और किस तरह से कार्रवाई होती है? ये लोग हैं कौन, आम लोग हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं ये बताता चलूं कि सीएम पंजाब ने जब से जो है वो सीएम बनी है तो उन्होंने पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं, जिनमें एक जो सबसे बड़ा अभी इनिशिएटिव है वो ये है कि एक नया कानून मुतारफ करवाया गया है जिसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। इसका नफाज अभी नवंबर में 4 नवंबर से ये पूरे पंजाब के अंदर जो है इसका नफाज किया गया और जो है वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये सीएम साहब की तरफ से स्टैंडिंग डायरेक्शंस हैं कि पहले तो हम जो सरकारी जमीन थी उसको सिर्फ वागुजार करवाते थे। अब जो केसेस जो एक 40 साल 50 साल हो चुके हैं, जो मैं अगर शेखुपुरा की बात करूं तो हमने परसों जो है वो एक मीटिंग की है, मैं और DPO साहब इस कमेटी के इसको हेड करते हैं और हमने एक दिन के अंदर 42 केसेस सुने हैं और ये वो केसेस हैं जो भाइयों ने, भतीजों ने, अपनी बहनों के, फुफ्फों के और बाकी जो एक ताकतवर बंदा है उसने एक जमीन जो है वो बैक साइड से ली और जो सड़क वाली साइड से कब्जा कर लिया। इसी तरह स्कूलों की जमीन पे कब्जा था, कब्रिस्तान की जमीनों पे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 42 केसेस सुने जिनमें 29 केसेस का हमने एक दिन में 5 घंटे हमने इस पे लगाए हैं। मैं और DPO साहब और तमाम जो डिप्टी कमिश्नर के साथ एक कमेटी है पूरी, तो हमने जो हकदार थे उनको कल और आज के दिनों में मौके पे जाके कब्जा हैंड ओवर किया और ये अरबों की प्रॉपर्टी है जो प्राइवेट मत, जो इसमें सबसे ज्यादा खवातीन है। मैं ये भी बताता चलूं कि इसमें बेवा खवातीन है, इसमें जो है वो बूढ़ी खवातीन है जिनको भाई और उनके भतीजे उनकी जो विरासती जमीन है जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से विरासत में एक हिस्सा दिया गया है तो वो जो है वो उनको नहीं दे रहे थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की डायरेक्शन पे जो शेखुपुरा के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम कब्जे जो है वो जो हकदारान थे उनके हैंड ओवर कर दिया। मार साहब प्रॉपर चलेगा। शाहिद इमरान मार साहब, कोई शक नहीं कि आपके काम बोल रहे हैं, DPO भी आपके पास, आपकी बल्कि शेखुपुरा की खुशकिस्मती है कि बड़े अच्छे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप आए, आप कुछ अर्सा पहले आप आए, DPO साहब भी आए, कब्रिस्तान की 16 कनाल अराजी जो है ये अरसा दराज से कब्जे में थी, सरकारी स्कूल की अराजी कब्जे में थी, इसी तरह कमर्शियल दुकानें जो थी सरकारी ये कब्जे में थी। बाकी छोड़ देते हैं किसका क्या मामला था, ज़ाती किसकी कहाँ पे थी, बाकी किसकी नहीं थी,
लेकिन जो सरकार की चीज़ें कब्जे में थी, क्या आपसे पहले आने वाले डीपीओ, आपसे पहले आने वाले डीसी साहब जो थे, वो इस पर खामोश क्यों थे? आप वहाँ पे कोई ना कोई तो होगा ना। राना तनवीर साहब अब मिनिस्टर हैं, उससे पहले वहाँ पे एक एमएनए भी थे, कोई वहाँ पे एमपीए भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, वहाँ से तो वो क्यों खामोश थे? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी आपकी थी? क्या हर आने वाले डीसी की, क्या हर डीपीओ की जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर आप कल नहीं होते, वहाँ किसी और जगह आपको तबादला कर दिया जाता है, तो फिर कब्जा माफिया को छुट्टी मिल जाएगी। जी, इसमें जो आप कमर्शियल दुकानात का जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी। और जो जी वो हमने वागुजार कराई है। जिसी तरह जो घर थे वो भी प्राइवेट थे, वो भी वालिद ने अपनी बेटियों को हिब्बा किया। सर, ये सरकारी स्कूल और कब्रिस्तान, जी सरकारी स्कूल और कब्रिस्तान भी हमने वागुजार करवा दिया, और अब इंशाल्लाह उस पर दोबारा कब्जा नहीं होगा, क्योंकि ये एक नया लॉ आ गया है, इसके तहत प्रोटेक्शन है। पहले लोग सिविल कोर्ट्स में चले जाते थे, वहाँ से स्टे आ जाता था, जिससे केस पे जो है वो कार्रवाई रुक जाती थी। अब जो है इस पे फुली जो है वो डिप्टी कमिश्नर तमाम जो है वो कमेटी एम्पावर्ड है इस पे जो है वो, इसलिए जो है वो कार्रवाई की गई, और इंशाल्लाह ये आगे भी कार्रवाई हम जारी रखेंगे। हम कह सकते हैं कि हर शख्स जो है जिसे कब्जा ग्रुप तंग करे, चाहे वो सियासी हो चाहे गैर सियासी हो, वो उसके लिए अब आपके दरवाजे खुले हैं, डीपीओ के दरवाजे खुले हैं, और वो आए और अपना असल मलकियत दिखाए और आप फिर उसके साथ चलेंगे। बिल्कुल जी, इस पे मैं बताता चलूँ कि सीएम पंजाब की बड़ी वाज़ेह हदायत हैं कि कोई भी हो, खा वो कितना भी ताकतवर हो, जो किसी की जमीन पे नाजायज कब्ज है, उसका कब्जा डीसी और डीपीओ का काम है कि वो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट करके, अगर वो जो एप्लीकेंट है वो मेरिट पे है, तो फौरी तौर पर विद इन 2-3 डेज कब्जा हमने हैंड ओवर करना है, और हम ये करवा रहे हैं। नहीं मारद साहब, हमें ज़रा ये क्लियर कर दें, सिर्फ हम ये शेखुपुरा की बात नहीं करते, तमाम पूरे पंजाब की बात कर लेते हैं कि एक शख्स है, उसको कोई शिकायत है, प्रोसीजर क्या है, वो बेचारा क्या करे, किधर आए कि 2 से 3 रोज में हर डीसी पर फैसला करेगा ना? सर, उसका प्रोसीजर ये है कि वो घर बैठे जो है वो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, उससे भी अप्लाई कर सकता है। उसके करीब तो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, एसी ऑफिस में कर सकता है, तहसीलदार में कर सकता है, डीसी ऑफिस में हमने सीएम साहबा की डायरेक्शन पे एक डेडिकेटेड जो है वो डेस्क बना दिया है, वहाँ पे आप जस्ट वो एक एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, जब सिंपल आ जाए, वो हमें अपना नाम बताए और अपना बताए कि मेरी इस एरिया में, इस गाँव में मेरी जमीन है, हम वो खुद जो है उसकी तैयार कर लेंगे और खुद उसके फर्ज जो है वो निकलवा के उस पर कार्रवाई करेंगे। मारद साहब, ये बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट वो आए आपके पास और आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उमूमी तौर पर हमने देखा है कि जो अदालतों में भी केसेस जाते हैं, अगरचे वो लटक जाते हैं या उसमें स्टे आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्रॉस चेक करना, वेरिफिकेशन करना, वहाँ पे गवाहों के स्टेटमेंट्स होना, पूरा एक प्रोसीजर तो है, वो भी शफाफियत के लिए ही है ना। तो अगर वो अदालतों वाला मामला बिल्कुल साइड पे हो जाए, वहाँ अदालतों में कोई ना जा सके, और आप 100% श्योरिटी होगी कि अगर 50-20 साल या 30 साल पहले का अगर कब्जा है, तो वो कब्जा है या उस बंदे की मलकियत है या नहीं है, ये कैसे होगा? क्योंकि सर इसमें एक मेन जो चीज़ है, रेवेन्यू का जो जितना रिकॉर्ड है वो डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके अंडर तमाम तहसीलों में जिस तरह पटवारी हैं, एसी हैं, तहसीलदार हैं, तो वो हम रिकॉर्ड कोई भी चेक करना हो तो वो हमारे पास इवन जो है वो अगर कोई 30-40 साल पुराना रिकॉर्ड है तो वो भी हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड उसको चेक किया जा सकता है। इसमें जो है वो समरी ट्रायल हमने करने हैं और सिर्फ ओनरशिप की बेस पे जो है वो हमने पोजेसन जो है वो डिलीवर करना है। तो वो ओनरशिप आपको पता है कि लोकल लेवल पे उसको असल्टेन करना कोई काम नहीं है। लेकिन मारद साहब, किसी कानूनगो से इंसान को शिकायत है, शहरी को, किसी पटवारी से है, तहसीलदार से है, तो जब आप लोगों को ये चीज़ें पता लगेंगी कि कब्जा माफिया जब यहाँ पर आया था, तो आपके ये जो निचला अमला है ये भी इसमें शामिल था, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने कब्जा किया होगा उनके खिलाफ क्या कर रहे होंगे? और राणा साहब ने एक सवाल किया था, सर पहले क्या मसला था, एक दिन में 1 अरब की आपने अराजी वागुजार करा ली, पहले क्यों नहीं हो पा रही थी, क्या मुश्किलात थी? पहले कानून नहीं था, पहले सर ये कानून नहीं था। मैंने जैसे बताया कि लोग सिविल कोर्ट्स में जाकर स्टे ले लेते थे, अब हम इससे जो है वो स्टे से जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो आप पटवारी की बात कर रहे हैं, उस पर जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ एज पर लॉ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, और जो रिकॉर्ड है वो मौके पे खुद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार
और खुद डीसी, मैं खुद क्योंकि पहले असिस्टेंट कमिश्नर भी काम कर चुका हूँ, एडीसी है इसमें, तो वो सारा मौके पे चेक कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। शाहिद इमरान मारद साहब, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।